नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्रीयता के विषय में बात करेंगे या विचार करेंगे। आज राष्ट्रीयता इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि विश्व की स्थितियां और परिदृश्य बदल रहे हैं। सभी राष्ट्र अपने को इकोनॉमीज में या हर क्षेत्र में ऊंचा उठाने के प्रयासरत हैं। ऐसे में भारत इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उस देश की जनता या नागरिक के नेशनल कॉन्शियसनेस या राष्ट्रीय चेतना पर निर्भर करता है। और जिस देश के नागरिक असंवेदनशील, बेईमान, आचरणहीन होते हैं, वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता। ईमानदारी आचरण में एक विशेष लक्षण है जो राष्ट्रीयता में झलकती है। इसके संबंध में मैं दो कहानियां सुनाना चाहूँगा। एक कहानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने एक कहानी के माध्यम से बताई थी और दूसरा मेरा खुद का अनुभव है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बार रेल यात्रा करने हेतु रेलवे स्टेशन गए। उन्होंने 100 का नोट दिया और 10 रुपए का टिकट लिया। जल्दीबाजी में वह टिकट लेकर चले गए और पैसा लेना भूल गए। टिकट विक्रेता भी उस समय पैसा देना भूल गया। थोड़ी देर बाद टिकट विक्रेता को याद आया और वो भागता हुआ रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और किसी तरह डब्बे में ढूंढकर उसने उनको 90 रुपए वापस किए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उस वक्त की स्थिति का आकलन ऐसे किया कि उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी उसके संस्कार में आई और वो संस्कार संस्कृति का हिस्सा है जो परिवार से मिला। यानी परिवार अगर अपने बच्चों में ठीक से संस्कृति का विकास करे, संस्कार डाले, तो वो उसके कार्यक्षेत्र में दिखनी शुरू हो जाती है। और दूसरी कहानी जो इसके विपरीत है कि एक बार मैं एक बुक सेंटर से बाहर निकला और एक रिक्शे वाला मुझे मिला जिसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था और वो पैसे मांग रहा था। तो उससे मैंने पूछा कि रिक्शा चलाते हो, पैसे क्यों मांग रहे हो? तो उसने कहा कि बाबूजी, मैं रिक्शा चलाता ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सवारी खींच नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा, तो दवा क्यों नहीं करते या आराम क्यों नहीं करते? तो उसने कहा, आराम कैसे करूँ, परिवार भी है, पेट भी भरना है। तो मैंने उससे पूछा, तो फिर दिक्कत क्या है? उसने कहा, करीबन 1-2-1.5 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद से मुझे लगातार दिक्कतें शुरू हो गई। और जब मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मेरी किडनी निकाल ली है। तो मेरा अगला प्रश्न ये था कि फिर क्या तुमने उसकी शिकायत कहीं की? तो वो कहने लगा, नहीं बाबूजी, मैं तो गरीब आदमी हूँ और हॉस्पिटल वाले तो ताकतवर लोग हैं, मैं उनके खिलाफ क्या कर पाऊँगा। और उस असहाय स्थिति में वो पैसे मांग रहा था। फिर भी मेरे पास जो बन पड़ा मैंने किया उसके लिए। दूसरी कहानी ये बताती है कि कितने असंवेदनशील चिकित्सा व्यवस्था हो चुकी है। इलाज तो दूर की बात है, जो है वो भी निकाल लेने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर्स। मैं सारे डॉक्टर्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रिजल्ट निकल के आता है कि छोटी सी उम्र में बच्चों को लेकर राष्ट्र में एक सटीक और यथार्थवादी दृष्टिकोण का निर्माण किया जाना चाहिए। उनमें अपने देश और देशवासियों के लिए एक जिम्मेदारी व मैच्योर दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारे देश की दिशा और दशा सिर्फ राजनीतिक और व्यवसाय से ही नहीं निश्चित होती है, बल्कि देश में जो आम नागरिक हैं और उनके अंदर जो राष्ट्रीयता है और सिविक सेंस है, उससे भी निश्चित होती है। तो जनता का देश में योगदान कम नहीं आंका जा सकता। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण ये है कि जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उस वक्त भारत की समस्त जनता ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। वो भावना राष्ट्रीय ही थी। असंवेदनशील व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्र का शोषण अवश्य कर सकता है। और असंवेदनशीलता सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि लगभग समस्त क्षेत्रों में फैली हुई है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनैतिक हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी में हो, सभी जगह। कारण क्योंकि घर से, परिवार से लोग जिस भावना से घर के बाहर निकलते हैं, वही भावना व्याप्त होती है उनके कार्य क्षेत्र में। यदि समाचार पत्रों में
कोई घटना जिसमें कि किसी के साथ कोई गलत काम हुआ हो, खासकर लड़कियों के साथ, तो लोग उस खबर को या न्यूज़ के पन्ने को पलट के आगे बढ़ जाते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का अमानवीय चेहरा समाज का बन चुका है, क्योंकि समस्या की आग जब तक आपके घर तक नहीं पहुंचती तब तक आपको उसके दुष्परिणामों का अंदाज़ा नहीं लगता और आपको चिंता भी नहीं होती जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये हमारे साथ तो नहीं होगा। हमारे देश में देश निर्माण में बहुत सारी बाधाएं भी हैं, जैसे कि पड़ोस परिवारों में बढ़ती कलह, लोगों की आपसी वैमनस्य का भाव, पड़ोसी की पड़ोसी से झगड़ा होना, देशवासियों का देश के प्रति प्रेम न होना या लगाव न होना, साथ ही साथ बंधुत्व और एक होने की भावना की कमी। इसमें धर्म, भाषा और जाति तीनों का बहुत बड़ा रोल है, जो समस्याएं विकराल रूप में हमारे सामने आती जा रही हैं। संस्कृति ऐसा माध्यम है जिससे सारे देशवासियों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र निर्माण का प्रमुख सोर्स है, जिसके लक्षणों को तो हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन इसको परिभाषित करना थोड़ा कठिन होता है। तो संस्कृति है क्या? वो दूध में मक्खन की तरह या फूलों में खुशबू की तरह है जो महसूस की जा सकती है। संस्कृति का एक और भी उदाहरण मैं दूंगा कि हैदराबाद में मैं एक बार एक रेस्टोरेंट में गया और हम लोग, मैं और मेरी पत्नी चाय पीने के लिए बैठे थे। चाय पीने के उपरांत हम उठकर दूसरे टेबल पर बैठे खाना खाने के लिए। मेरी पत्नी का पर्स वहां छूट गया, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं था उस समय। 1 घंटे बाद एक व्यक्ति वो पर्स लेकर हमारे पास आया कि आप वहां बैठे थे, शायद ये पर्स आप लोगों का है। तब मेरी पत्नी को पता लगा कि वो पर्स उनका छूट गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे जरूरी डॉक्यूमेंट थे, पैसे थे और हमारे हवाई जहाज की टिकट वगैरह भी रखे हुए थे। इससे एक चीज हम लोगों को समझ में आई कि शायद वो व्यक्ति किसी अच्छे संस्कारी परिवार से आया है, जिसने ईमानदारी का गुण रहा होगा, तभी उसने वापस किया। अन्यथा वो पहले पर्स खोल के देखता, जो निकालना होता निकालता, पर्स फेंक भी देता, तो हम लोगों को पता नहीं चलता। हर तरफ निराशा की स्थिति होने के बावजूद एक उम्मीद की किरण हर तरफ दिख रही है और ये होप शायद आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रही है, क्योंकि अगर हम इस समय स्थिति को नजरअंदाज करते हैं तो हमारा देश आने वाले समय में ताकतवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंस ऑफ प्राइड के लिए हमें राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना होगा। ये जीवन के हर पहलू में, हर क्षेत्र में, आदतों में, डेली रूटीन में लाना होगा, जिससे सहज हो जाएं हम और ये सहजता के साथ आगे बढ़े। सामूहिक और संगठित शक्ति से यदि प्रयास किया जाए और लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो तो लक्ष्य पाना आसान हो जाता है। इसमें कोई राइट या लेफ्ट विंग का प्रश्न नहीं है। हम राष्ट्रीयता की भावना हर तरफ से विकसित कर सकते हैं, किसी भी विंग का आदमी हो, क्योंकि अभी राष्ट्रीयता की बात अगर की जाए तो लोग किसी न किसी तरफ मुझे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उससे परे की चीज है। राजनीति अपनी जगह है, राष्ट्रीयता अपनी जगह है। तो ये हो गया राष्ट्रीयता के वो पहलू हैं जो परिवार, व्यक्ति से या ये कहिए कि समाज के स्तर पे है, जिसमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा और भी कारण है जिससे राष्ट्रीयता विकसित करनी आवश्यक है। जैसा कि हम व्यवसायिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में देख रहे हैं कि भारत इस समय विश्व की पांचवी बड़ी इकोनॉमी है और हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए अग्रसर हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। ये बिना जनता के सहयोग के संभव ही नहीं है, क्योंकि तीसरी इकोनॉमी बनने का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में लोगों की मेहनत, लोगों के कर्म और ज्यादा दिखें। हमारी जीडीपी इस समय $3.89 ट्रिलियन के लगभग है। जीडीपी ग्रोथ 6.4 इस साल की होनी है की संभावना है, जो पिछले वर्ष 8.2% पे थी, जो एक निराशाजनक प्रदर्शन भी कह सकते हैं। भारत की पर कैपिटा इनकम में 144वां स्थान है। हमारा पर कैपिटा इनकम 1,84,000 के लगभग है, जबकि अमेरिका का पर कैपिटा इनकम 70,30,000 के लगभग है, जो कि भारत से कम 30 से 35 गुना ज्यादा है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम दुनिया में 126वें स्थान पे हैं।
हैप्पीनेस इंडेक्स में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, अगर उनको देखें तो जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम, जेनरोसिटी और करप्शन, यानी कि 5 कंपोनेंट इसका आधार है जिस पर हम हैप्पीनेस इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम इन 5 क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं और ये सारी चीजें जितने भी कंपोनेंट हैं ये रोजमर्रा की जिंदगी में आदतों में या हमारे स्वभाव का हिस्सा होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन इंडेक्स देखा जाए तो उसमें हम 134वें स्थान में हैं, जबकि ये 193 देशों और उनके टेरिटरीज का डाटा है। अब ये बात आती है कि राष्ट्रीयता में ऐसा क्या हुआ कि आज हम इतना पीछे हो गए या हमने इस पे ज्यादा काम नहीं किया। पहली चीज है कि राष्ट्रीयता भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है, मगर फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम मॉडर्न सिस्टम में बात करते हैं तो नेशनलिज्म जो है ये डेवलप होता है। तो अमेरिका में ये 1765 टू 1783 के बीच में एक क्रांति हुई जिसमें वहां नेशनलिज्म डेवलप हुआ। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 के बीच में हुआ जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का भाव पैदा हुआ। लेकिन इसी दौरान ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे। अलग अलग सोर्सेस से भारत में ये खबरें आ भी रही थी कि भारत रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन भारत इससे अलग रहा क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत को और देशों की अपेक्षा काफी पीछे कर दिया। बहुत सारे सैंक्शंस ऐसे लगे हुए थे जिससे भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता था। फिर भी एंशिएंट पीरियड में राष्ट्रीयता भारत का बहुत बड़ा हिस्सा रहा और भारत में राष्ट्रीयता कल्चर के माध्यम से फैली है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो कल्चर है वो लगभग एक जैसा है। इसीलिए जब ब्रिटिश आए या डच आए तो उन्होंने अपनी कंपनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा। ये इंडिया शब्द उन्होंने तभी लिया जब ये भूभाग को वो इंडिया कहते थे। साथ ही सिंधु और हिंदू शब्द का प्रयोग पहले ट्रैवलर्स और पुराने इतिहासकारों ने किया भी है। मगर मॉडर्न लेवल पे देखा जाए तो भारत की राष्ट्रीयता का डेवलपमेंट आजादी का आंदोलन में हुआ, जो 1857 में जिसकी कमी के कारण हमारा वो आंदोलन सफल ना हो सका और वो कुछ लोगों तक ही सीमित रहा। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम फेज में, जिसे मॉडरेट फेज भी कहते हैं, एजुकेटेड अर्बन अपर क्लास इससे जुड़ा, जिसमें वकील, व्यवसायी और बड़े बड़े नेताओं का इसमें समूह था। लेकिन उस समय जो आंदोलन हुए वो सफल ना हो सके क्योंकि पूरी तरह से राष्ट्रीयता का भाव पूरी जनता में नहीं था। फिर दूसरे फेज में एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फेज आया जिसमें कि ऑल अर्बन क्लासेस इसमें आ गए, मगर इसमें गांव और कस्बों के लोग नहीं जुड़ पाए। इसलिए उस दौरान भी जो आंदोलन हुए वो पार्शियल सफल हुए और पूरी तरह से सफल ना हो सके। तीसरा फेज आता है गांधीयन फेज, जो ग्रास रूट लेवल पॉपुलेशन और मासेस को कवर करता है। इसलिए जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे भारत की जनता मास लेवल पे इस आंदोलन में कूद पड़ी और उस राष्ट्रीयता की भावना ने आजादी दिला दी। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो आजादी के बाद ये भावना धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन इंटरनेशनल कॉजेस की वजह से हमें देखना पड़ेगा कि यह राष्ट्रीयता क्यों नहीं डेवलप हो रही है और इसको जरूरी है डेवलप होना। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डिसऑर्डर, प्रॉब्लम्स ये विश्व स्तर पे देखने को मिल रही है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे 3-4 वॉर्स लगातार होती रहती हैं। फिलहाल इस समय फिलिस्तीन इजराइल वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, चाइना ताइवान कन्फ्रंटेशन में अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, चीन का अपने क्षेत्र में पूरे भूभाग पे एक वर्चस्व स्थापित करना, ये सब भारत को मजबूर कर रहा है कि वो अपने राष्ट्र को बहुत ही सशक्त बनाए। भारत की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड और देशों की तुलना में बहुत पीछे है। एक बहुत ही बड़ा कारण है डीप स्टेट। विश्व के कई देश और वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे कारपोरेट जगत के लोग भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र और साजिश रच रहे हैं, क्योंकि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ा बाजार भी माना जाता है। इसमें ये एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये इंटरनल चैलेंजेस हैं। नेबरिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम
भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेश से बांग्लादेशियों का भारत में घुसना, रोहिंग्या या म्यांमार से भारत में घुसना, समय समय पर भारत के अंदर उपद्रव और कोलाहल की स्थिति पैदा करना, जिसमें भारत के अंदर बैठे कुछ लोगों का उन लोगों को सपोर्ट करना, ये सब एक स्थिति को खराब कर रहा है। अगर हमारे यहाँ राष्ट्रीयता की भावना पूरी होती तो शायद हम एक्सटर्नल चैलेंजेस से लड़ने के लिए एकजुट होते, सारी पार्टियां एकजुट होती, सारी जनता एकजुट होती। मगर हमारे यहाँ बाहर के चैलेंजेस से निपटने में ही हमारे यहाँ आपस में मतभेद पैदा हो जा रहे हैं। इसके अलावा भारत के अंदर रिलीजन, कास्ट, रीजनल प्रॉब्लम्स और लिंग्विस्टिक बार एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन चीजों को पकड़ने से हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हो सकता है हम फिर से एक गुलामी की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि मानसिक गुलामी भी इसमें संभव है कि फिर से हमको घसीट ले उस तरफ। अगर और आगे बढ़ें तो कुछ स्पेसिफिक काजेज है जो अलग अलग स्तर पे है, जिनको डील करना अलग अलग जरूरी है, जिनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और हैं जो कि आज़ादी के बाद बहुत अच्छा भी काम किया जिन्होंने, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस को सुधार की बहुत ज़रूरत है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस भारत में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जब बैंकों से लोन लेके बड़े बड़े सेक्टर्स में लोग पैसा लेके भाग गए, बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता चला गया। बहुत जगहों पे सरकार ने इनकी रिकवरी की, लेकिन उतनी नहीं हो पाई जितनी की संभावना थी, जिससे बैंकों को लॉस भी हो रहा है। रोड रेज की प्रॉब्लम, कहने को ये रोड रेज नेशनलिज्म से कैसे जुड़ा है, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि जब हम सिविक सेंस ही नहीं डेवलप कर पाए तो राष्ट्रीयता कहाँ से डेवलप कर पाएंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिसोर्सेज के अनुपात में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है और रिसोर्सेज की लड़ाई ज़्यादा होगी, कल को हो सकता है कि आपसी युद्ध में तब्दील हो जाए, तो हमारी पॉपुलेशन को नियंत्रण करना भी जरूरी है। पॉपुलेशन एक हद तक तो ताकत है, लेकिन उसके बाद ये एक बर्डन भी है। पुलिस रिफॉर्म्स, पुलिस की व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, पुलिस को भी राष्ट्रीय स्तर पे सोचने की जरूरत है, उसके कमियां क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। फीमेल्स के प्रति समाज का एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं है, काफ़ी बदलाव इस समय समाज में देखा जा रहा है, फिर भी हमें ये ज़रूरत है देखने की कि फीमेल के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सड़क पे चलती बहू बेटियां पर कोई छीटा कशी ना करे, कोई दुर्व्यवहार ना करे, क्योंकि हमारे घर की ही बहनें हैं, हमारी ही बेटियां हैं, हमारी ही माएँ हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स ये सबसे आवश्यक चीज़ है, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स में ये बात कही गई कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इलेक्शन ना लड़ पाएं, लेकिन व्यवस्था इस तरह की है कि अगर जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। भारतीय जुडिशियल सिस्टम में इसमें बहुत देरी होती है। अपराधी पार्लियामेंट या असेंबली में चले भी जाते हैं, 5-10 साल बाद कन्विक्शन होता है, तब हमें पता चलता है कि एक संगीन अपराधी हमारी पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठकर हमारे लिए कानून या पॉलिसी बना रहा था। ये स्थिति बहुत ही रेडिकुलस है। अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो सीधे सीधे पॉपुलेशन से जुड़ी हुई है, रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसके बाद फिल्म और सीरियल्स में बढ़ता हुआ डिटेरियोरेशन, इस गिरता हुआ स्तर। फिल्मों की शुरुआत में देखा जाए तो एक मैसेजिंग फिल्में होती थी, अच्छे गीत होते थे, लेकिन समय के साथ साथ गीतों का और फिल्म के कंटेंट का स्तर भी गिरता जा रहा है। जबकि भारत में फिल्में नागरिकों के जीवन का हिस्सा रही हैं, लोग इसी में फिल्मों और गानों को सुन के जीते हैं, तो जिस तरह की फिल्में हमें परोसी जा रही हैं, जनता उसी ढंग से जीना शुरू कर चुकी है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पे मैं इत्तेफाक नहीं करता और कानूनी रूप से उसको कंसीडर किया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फेस्टिवल्स जो मनाए जाते हैं उनकी सिग्निफिकेंस हम बच्चों को नहीं बता रहे हैं, और बच्चे फेस्टिवल मनाने में आनाकानी करते हैं, और वो उनके लिए कपड़ा और खाना पीना ही सिर्फ फेस्टिवल रह गया है। उसको मनाने का तरीका कैसा हो, उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो, होली क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों होता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति क्यों होती है, इस पे भी बात करने की जरूरत है। इसके बाद कल्चरल एक्टिविटी जो पहले बहुत ज्यादा होती थी, जिसमें लोग अलग अलग रोल प्ले करते थे, साथ ही साथ स्वतंत्रता की कैरेक्टर्स को निभाने की कोशिश करते थे, मर्यादा वाले कैरेक्टर्स को जिया जाता था, बच्चे देखते थे, उससे सीखते थे। तो ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है पिछले 30-35 सालों में
कि लोगों ने बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर करने की कोशिश की कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे दूर रहो। मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स करना ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिक्स को समझना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स करें और पॉलिटिक्स समझें, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स ही तो हमारा करियर और या हमारी पॉलिसी या हमारे देश को दिशा देती है। अगर हमारे यहाँ अच्छे लड़के या अच्छे युवा युवतियाँ पॉलिटिक्स में नहीं आते, तो पॉलिटिक्स का स्तर कैसे बदलेगा? तो जो जगहें हम छोड़ देते हैं, उनको कोई दूसरा भर देता है। वो उस काबिल है या नहीं है, ये बात की बात है। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में सर्वे आते हैं जिनमें ये पता चलता है कि कितने प्रतिशत लोग आपराधिक बैकग्राउंड के हैं, किसी की संपत्ति कितनी ज्यादा है। लोग सेवा भाव के कहने के लिए आते हैं और वहां पे संपत्तियां बना रहे हैं। कहने में अच्छा नहीं लग रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, लेकिन ये सच्चाई है। हिस्ट्री के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री को पढ़ा के हमें ये बताया गया कि हम किसी लायक नहीं थे। हमें जो दिया वो ब्रिटिशर्स ने दिया, हमें सारी व्यवस्थाएं ब्रिटिशर्स ने दी, जबकि ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो अब जिन हिस्ट्री को हमें पढ़ाया गया उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। लेकिन अभी रिसेंट में जब मैंने 2-3 किताबें अध्ययन की, जिसमें ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी की लिखी हुई, इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक, और इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी बाई धर्मपाल, ये 3-4 किताबें मैंने पढ़ी और उन्हें पढ़ के मुझे लगा कि नहीं, भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन इसी गुलामी मानसिकता कारण हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हुए, जिसे दूर करने की जरूरत है। और वो राष्ट्रीयता की भावना से ही आ सकता है और आगे रिसर्च की भी जरूरत है। इसके बाद इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, एथिक्स एंड मॉरलिटी, ये सिर्फ निबंध लिखने और ऐसे लिखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके बारे में बात करना मतलब आप हंसी का पात्र बनते हैं। जिन देश इन वर्ड्स की वैल्यू है, वो देश बहुत अच्छी स्थिति में है। डेली लाइफ एक्टिविटी, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें, और ये सारी चीजें होने के बाद ही हम एक अच्छी फ्रीडम और जस्टिस की बात कर सकते हैं। अगर इनमें कमी है तो हम फ्रीडम और जस्टिस की बात उस स्तर पे नहीं कर सकते जिस स्तर पे इसे होना चाहिए। उस स्तर पे पहुंचने में हमें कितना वक्त लगेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसके विषय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ने एक कोट कहा था कि लाइफ इज लाइक ए बुक, सम चैप्टर्स सैड, सम आर हैप्पी एंड एक्साइटिंग, इफ यू डू नॉट टर्न द पेज यू वुड नेवर नो व्हाट नेक्स्ट चैप्टर होल्ड। यानी टाइम आ चुका है कि हम पन्ने पलटे। इस सारी स्थितियों ने हमारे जैसे लोगों को ट्रिगर किया है कि इस पे कुछ काम किया जाए। बहुत सा काम बहुत लोग कर रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ, और बहुत से युवाओं को आवश्यकता है कि वो आगे बढ़ के इस क्षेत्र में काम करें। तो असली में जरूरत यही है कि हम राष्ट्रीयता पे बात करें। राष्ट्रीयता पे किन किन विषयों में बात करें? बहुत सारे विषय हैं जिसमें राष्ट्रीयता हम सहजता से ला सकते हैं। चाइल्ड इश्यूज को लेके, कल्चर, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, सोशल इश्यूज, और न जाने कितने और क्षेत्र हैं जहां इसको हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो सहजता पूर्वक हम राष्ट्रीयता को अपना सकते हैं। राष्ट्रीयता अपनाने के लिए जो पहली शर्त है कि अगर हम अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति और अपनी सक्सेस पे हमें गर्व है, और अपनी विफलताओं और अपनी प्रॉब्लम पे चिंता होती है, तो हम राष्ट्रीय हैं, हम देशभक्त हैं। और जिसमें इस चीज की कमी है वो ना तो राष्ट्रभक्त है और ना ही वो देशभक्त है। भारत में बैठे हुए बहुत से लोग इस बढ़ाएं कि उसकी राष्ट्रीयता की भावना सहजता के भाव के साथ उसकी आदतों में पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जिसकी वजह से देश की स्थिति हमेशा नाजुक मोड़ पे आके खड़ी हो जाती है। इसलिए नेशनल बिल्डिंग के लिए आवश्यक है कि हम काम करें। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, यानी चाइल्ड टू एडोलसेंस, तब उसके अंदर हम जो कंज्यूम कराते हैं उसमें सारी कंजम्पशन अच्छी होनी चाहिए। उसको हर स्टेज पे सहजता से और आदतों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना सिखानी चाहिए। उसके अंदर इमोशनल, कॉग्निटिव और कंपैशनेट एम्पैथी का डेवलपमेंट होना जरूरी है, क्योंकि सिविलाइजेशन की जर्नी में सुसंस्कृत होना आवश्यक है। यह हमारा सिविलाइजेशनल होमलैंड है। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो इस होमलैंड की स्थिति और बेहतर होगी। कुछ लोग कलम उठाने की जरूरत है, कुछ लोग डिजिटल मीडियम पे काम करें, कुछ लोग फिल्मों के माध्यम से, लेकिन राष्ट्रीयता के भावना को बढ़ाएं। अभी प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन जो है कि
हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हम पास्ट में बहुत ज़्यादा भुगत चुके हैं, इस पे बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ सीख सकते हैं, लेकिन उस पे लकीर को पकड़ के बैठ नहीं सकते, हमें आगे की तरफ देखना होगा। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ करने के लिए हमें और प्रयास क्या क्या करने हैं कि इंफॉर्मेशन के सोर्स को हमें बाइफरकेट करना है। अच्छी इंफॉर्मेशन जो नेशनलिटी के लिए है उसे हमें लेनी है, वो इंफॉर्मेशन जो नेशनलिटी के अगेंस्ट है उसे छोड़ देना है, और फिल्टर करके अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग करना है और डिस्कस करना है। डिस्कस सिर्फ एक ही चीज करनी है जो मुझे लगता है और शायद बहुत से लोगों को लगता है कि दुनिया में यूनिट व्यक्ति है जबकि भारत में यूनिट फैमिली है। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, उनके अभिभावकों पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को 5 साल के बाद उसके भावनाओं को इस तरह से शामिल हो जाए और उसका स्वभाव बन जाए, और शायद तब हम उम्मीद करते हैं कि 5 से 15 वर्ष के पश्चात हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र होगा, हमारा युवा दुनिया का सबसे सशक्त युवा होगा और हम दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बनेंगे। हम हथियारों की शक्ति नहीं बनना चाहते, हम आध्यात्मिक शक्ति बनना चाहते हैं जिससे पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। और इसी के साथ मैं इस अंक को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।